जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। और आज हम अपने नए टॉपिक के साथ जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट है यूरोपियन पॉलिटिक्स के अंदर, अ, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और उस टॉपिक का नाम है ईस्टर्न क्वेश्चन। ईस्टर्न क्वेश्चन जो है वो कोई मतलब कोई इजी वे में नहीं है, कोई आप उसको एक अंडरस्टैंडिंग के अंदर जमा करने की कोशिश करें, ऐसा नहीं है। बल्कि ये सीरीज ऑफ इवेंट से निकल कर ये बनता है, और उसके बाद हम इसको देखते हैं जो ये आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा जरा मतलब इटसेल्फ ट्रिकी है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा ट्रीटीज और बहुत ज्यादा चेंजिंग आती रही हैं। इसको समझने के लिए जस्ट अ मिनट से। जी, सॉरी फॉर द डिले। और हम डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से चेंजिंग ये जो ईस्टर्न क्वेश्चन है ये डेवलप होता है। ईस्टर्न
क्वेश्चन जो बेसिकली है उसको अगर हम एक डेफिनेशन में देखना चाहें तो वो ये है कि चेंजिंग ऑफ ऑटोमन एम्पायर या dwindling सिचुएशन ऑफ ऑटोमन एम्पायर, और उसकी वजह से जो रशिया या यूरोपियन पावर्स का इंटरेस्ट बढ़ रहा था उस रिमेनिंग पार्ट के अंदर ऑटोमन एम्पायर के, वो बेसिकली हम देखते हैं कि दैट इज कॉल्ड ईस्टर्न क्वेश्चन। यानी ऑटोमन एम्पायर जो हमारे खिलाफत उस्मानिया है उसकी विद द पैसेज ऑफ टाइम जो सिचुएशन चेंज हो रही है, उसकी पावर के अंदर चेंज आ रहा है, उसकी ज्योग्राफिकल जो मैप है, जो उसकी जो है ना लैंड है, जो उसका एम्पायर है ओवरऑल, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम हो रहा है। तो वो कम हो रहा है तो जो हिस्सा आजाद हो गया तो उसके ऊपर कौन रूल करेगा, दैट इज वी कॉल्ड द ईस्टर्न क्वेश्चन। क्योंकि ये वैसे यूरोप के ईस्ट में है तो इसलिए इसको ईस्टर्न क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है, ये इस तरह। अब इस ईस्टर्न क्वेश्चन के अंदर जो मेन इंटरेस्ट था वो था रशिया का। क्यों? क्योंकि आप मैप को जरा देखें तो आपको पे पता लगेगा कि रशिया जो है वो अगर बेनिफिट मिलता है, ये टर्की है जी, यानी कि उस वक्त हेड था वहां का, और ये सारा इसके अंडर था, अपना ऑटोमन एम्पायर के अंडर थे ये सारे एरियाज। ठीक है, ये सारे एरिया, ये मेडिटेरियन सी है, ये इटली है, ठीक है जी, ये ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर है। ये जो हमने पिछले मैप के अंदर देखे हैं इसको जरा मैं थोड़ा सा ईस्टर्न साइड पे कर दिया, यानी ऑटोमन एम्पायर को जरा जूम इन कर लिया है। और ये बाकी यहाँ वेस्ट के अंदर जहाँ मेरा कर्सर है, वेस्ट के जहाँ द एम्पायर लिखा हुआ है, यहाँ से ऑनवर्ड ये सारा यूरोप है। फिर ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर है ये वाली सारी जगह पर, ये देखो उसका वियना कैपिटल है। और इसी तरह जो है ना बाकी फ्रांस और ऊपर जो है ना पोलैंड वगैरह ये आपको नजर आ रहा है, ये सारी है। अच्छा, इसमें रशिया जो है वो सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी था। क्यों? आप देख सकते हैं कि रशिया अपनी ज्योग्राफिकल पोजीशन का प्रिजनर है। यानी उसकी जो ज्योग्राफिकल पोजीशन है, आज भी देखें यूक्रेन के ऊपर जो उसने वॉर स्टार्ट किया उसके अंदर एक ज्योग्राफिकल कॉज भी बहुत बड़ी है। तो ये जो ज्योग्राफिकल उसका डिसएडवांटेज रहा है रशिया का थ्रू आउट सेंचुरीज, थ्रू आउट हिस्ट्री ऑफ रशिया, उसके अंदर अगर कोई अपॉर्चुनिटी जनरेट हो रही थी बाय डिसइंटीग्रेशन ऑफ ऑटोमन एम्पायर, तो रशिया उसको अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहता था। दैट इज कॉल्ड ईस्टर्न क्वेश्चन, इस तरह अगर हम देखें। ठीक है, अब ऐसा हुआ कि जब ऑटोमन एम्पायर बना 1452 के अंदर, 54 52, उसके बाद जो है ना उसने एक्सपेंशन स्टार्ट कर दी, मिडल ईस्ट सारा, इसी तरह जो है नॉर्थ अफ्रीका, इसी तरह जो है ना हमें अरेबियन पेनिनसुला, इसी तरह हमें फिर हाफ ऑफ द ईस्टर्न सारा यूरोप, ये हमें ऑटोमन एम्पायर के अंडर नजर आता है। 16 सेंचुरी के अंदर से, यानी कि 16 सेंचुरी से बस काम स्टार्ट हो जाता है। और उस वक्त तक यानी अभी प्रॉब्लम स्टार्ट नहीं हुई थी, यूरोप को भी टेंशन नहीं हुई थी, बिकॉज उससे पहले जब से ये खिलाफत उस्मानिया है उस वक्त से उसको जो चेक रख रहा था यूरोप की तरफ से वो ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर, क्योंकि वो बहुत बड़ा था। इसी तरह ऑटोमन एम्पायर तो बहुत ज्यादा बड़ा था, लेकिन अगर कोई चेक रख रहा था यूरोप के अंदर एंटर होने से ऑटोमन एम्पायर को कोई रोक रहा था, वो ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर था।
हब्सबर्ग अंपायर, ठीक। लेकिन 17वीं सेंचुरी के अंदर हमें नजर आता है एक ट्रीटी होती है 1699 के अंदर, ट्रीटी ऑफ कार्लोवर्स। इस ट्रीटी के अंदर हमें नजर आता है कि तुर्किश अंपायर जो है वो, यानी ये जो ऑटोमन अंपायर है, आहिस्ता आहिस्ता डिसइंटीग्रेशन की तरफ नजर आता है। इसमें हुआ क्या था? इसमें हुआ ये था कि आपको ये द अंपायर नजर आ रहा है, इसका ये कैपिटल है द वेनिस, ये ऑस्ट्रिया हंगरी अंपायर का कैपिटल हमें नजर आता है। बेसिकली ऑटोमन अंपायर इस कैपिटल को कंट्रोल करना चाहता था और ऑस्ट्रिया हंगरी अंपायर को ओवरऑल कंट्रोल करना चाहता था। लेकिन उसने वॉर तो लड़ी और वॉर वो हार गया, यानी कि फेल्ड अटेम्प्ट थी टू कंट्रोल द वेनिस एंड एंटर इनटू द फाइनली इनटू द मिड ऑफ द यूरोप। लेकिन अनसक्सेसफुल रहा। जब अनसक्सेसफुल रहा तो जाहिर है फिर ट्रीटी जो होगी, पीस ट्रीटी, उसके अंदर कुछ चीजें हमें देखने को मिलती हैं। उसमें ये देखने को मिलता है कि ये जो यहां तक तो ऑटोमन एम्पायर था, ये जो ये हंगरी लिखा हुआ है और ये सारा बोस्निया हर्जेगोविना, ठीक है, सर्बिया वगैरह, बल्गेरिया, ये तो सारा ऑटोमन एम्पायर के अंदर था, ये जितना भी नजर आ रहा है। हमें क्या नजर आता है कि इस ट्रीटी के बाद ये हंगरी का कुछ पार्ट, इसी तरह क्रोएशिया का पार्ट जो है वो हमें नजर आता है कि उसके पास चला गया, ऑस्ट्रिया हंगरी के पास। और साथ में ये वाला जो एरिया है ये हमें नजर आता है कि ये रशिया ने इसको टेकन कर लिया। यानी अब ये देखिए जरा कि ऑटोमन एम्पायर का आहिस्ता आहिस्ता जो है वो, उसका जो एम्पायर है वो हमें डिसइंटीग्रेशन की तरफ नजर आता है। और यही होगा, यानी सीरीज ऑफ ट्रीटीज हो रही होंगी, बैटल्स होंगी, बैटल्स के नतीजे में ट्रीटीज होंगी, डिफरेंट इवेंट्स हो रहे होंगे, उसके नतीजे में आहिस्ता आहिस्ता ऑटोमन एम्पायर डिसइंटीग्रेट होगा। और फाइनली जब वर्ल्ड वॉर वन होती है उसके बाद, क्योंकि वो जर्मन का साथ दे देते हैं तो फिर जर्मनी हार जाता है, तो वो फिर फाइनली ऑटोमन एम्पायर को खिलाफत उस्मानिया को खत्म कर देते। ये सीन जो है हमें नजर आता है इस ट्रीटी में, ट्रीटी ऑफ कार्लोवर्स 1699 में हुई। जब ये ट्रीटी हुई तो स्टिल ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, इनको कोई इंटरेस्ट नहीं था फ्रेंच एम्पायर को, सिर्फ क्योंकि जाहिर है इसने ऑटोमन एम्पायर ने डायरेक्टली थ्रेट कर दिया था ऑस्ट्रिया हंगरी को, तो इसलिए बस ऑस्ट्रिया हंगरी इन्वॉल्व हो गया। लेकिन हमें नजर आता है कि अगेन जो है वो वॉर होती है रशिया की टर्की के साथ, ऑटोमन एम्पायर के साथ, टर्किश एम्पायर के साथ। और अनफॉर्चुनेटली अगेन ऑटोमन एम्पायर हमें हारता हुआ नजर आता है, डिफीटेड बाय द रशिया। और इस टाइम ये जो ट्रीटी हुई 1774 के अंदर, ट्रीटी ऑफ कुचक केनार्जी, ये ट्रीटी जो है इसका स्पेल जो है वो KUCHUK और KAINARGI, केनर्जी, 1774 के अंदर हुई। इसके अंदर सर जी रशिया ने अपना इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा बढ़ा लिया था। किस तरह? रशिया ने क्योंकि हरा दिया था ऑटोमन एम्पायर को, और जब वो हार गए तो पीस ट्रीटी हुई, तो उसके बदले में जो गारंटीज रशिया ने मांगी वो आप देखें, उसमें रशिया ने ब्लैक सी के ऊपर कहा कि मेरा कंट्रोल रहेगा। इसी तरह क्योंकि ये अब ये देखें ब्लैक सी मेन हब है, ये आज भी यूक्रेन के ऊपर, ये यूक्रेन है सारा, आज भी यूक्रेन के ऊपर ये इसी वजह से हमला कर रहा है, टू एक्सेस टू द वार्म वाटर्स। इसी तरह ये जो हमें नजर आती है स्ट्रेट बॉस्फोरस की और डार्डेनल्स की,
इसमें रशियन शिप्स आ जा सकेंगे इजीली। अब ये जो एलिमेंट्स हैं ये कोई मामूली नहीं है, बिकॉज इसका मतलब ये है कि रशिया का यहाँ पे भी कंट्रोल है और यहाँ से गुजर के ये मेडिटेरियन सी को भी कंट्रोल कर सकता है, और आहिस्ता आहिस्ता फिर ये यहाँ से निकल के ओवरऑल यूरोप को कंट्रोल करेगा। ठीक है, यानी रशिया का एम बेसिकली ये था। इसी तरह हमें एक और एलिमेंट नजर आता है उस ट्रीटी के अंदर, 1774 की ट्रीटी जो है उसके अंदर जो है ना वो ये कहा गया कि रशियंस जो है वो ऑटोमन एम्पायर के अंदर जो क्रिश्चियंस हैं उनकी प्रोटेक्शन रशिया करेगा। चेक करें आप, ये लेवल हमें देखने को मिलता है इस चीज ने। यानी अब ये देखिए तो बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है ऑटोमन एम्पायर में। ऑटोमन एम्पायर का मतलब ये है हजूर कि अगर इस एरिया को किसी ने कंट्रोल कर लिया वो यूरोप के रूल करेगा, क्योंकि ये बड़ी नब्ज है यूरोप की मेडिटेरियन सी, और यहाँ से निकल के क्योंकि आप जो है ना वो सुएज कनाल के थ्रू एशिया से कनेक्ट होते हैं। तो ईस्टर्न क्वेश्चन यहाँ पर जब ये वॉर होती है और ये सारा काम होता है, यहाँ से हमें नजर आता है कि बहुत ज्यादा फिर ग्रेट ब्रिटेन और वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। उसके बाद हमें थोड़ा सा ब्रेक नजर आता है इसके बाद, क्योंकि यूरोपियन एम्पायर सॉरी यूरोपियन सॉइल के ऊपर खुद फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसके बाद जो है ना नेपोलियन का एरा वो स्टार्ट हुआ और कांग्रेस ऑफ वियना। तो मैं वहां जरा ऑटोमन एम्पायर का जो क्वेश्चन है ये ईस्टर्न क्वेश्चन है वो हमें जरा थोड़ा सा बैक साइड पे नजर आता है, उसमें कोई ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नजर नहीं आता, थोड़ी बहुत हुई है लेकिन कोई ज्यादा नहीं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने खासतौर पर कांग्रेस ऑफ वियना में भी पढ़ा कि जब 1821 के अंदर ग्रीक के अंदर हमें नजर आता है कि वो स्टार्ट हो गई, म्यूटनी स्टार्ट होगी अगेंस्ट द ऑटोमन, क्योंकि ग्रीक अंडर था आपके ऑटोमन एम्पायर। अब ग्रीक की इंडिपेंडेंस ये वाला एरिया जो है ये हमेशा से रशिया चाहता था कि ये इंडिपेंडेंट हो। क्यों क्यों इंडिपेंडेंट हो? बिकॉज रशिया यहां बैठकर मेडिटेरियन सी को और फाइनली स्विस कनाल को कंट्रोल कर सकेगा फ्यूचर के अंदर। और वो ये समझ ले कि नब्स है यूरोपियन जो है यूरोपियन एम्पायर और जितने भी कंट्रीज हैं उनकी। तो ग्रीक इंडिपेंडेंस इसलिए इंपॉर्टेंट थी फॉर रशिया। जब ग्रीक इंडिपेंडेंस स्टार्ट हुई उस वक्त कांग्रेस ऑफ वियना का टाइम चल रहा था, यानी कि 1821 के अंदर मैट्रोनिच जो है मैट्रोनिच सॉरी बॉय बैठा था और वो अपना काम कर रहा था, जो हमें नजर आया। हमने पढ़ा पिछले लेक्चर में डिटेल में मैट्रोनिच सिस्टम क्या है और किस तरह उसने वो सिस्टम बनाया हुआ है। तो मैंने नजर आता उस वक्त बहुत ज्यादा रशिया अनफॉर्चुनेटली ग्रीक इंडिपेंडेंस में रोल प्ले नहीं कर सका। इसमें हमें नजर आता है थोड़ा सा कि जब ये ग्रीक इंडिपेंडेंस का क्वेश्चन बढ़ रहा था तो इसमें ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस ने ऑटोमन एम्पायर को ऑफर कराई कि हम इस इशू को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता लग गया था कि रशिया अगर आ गया ऑटोमन एम्पायर के साथ मिल गया तो काम खराब हो जाएगा, क्योंकि वो फिर कुछ गारंटीज लेगा जैसे कि उसने 1774 के अंदर गारंटीज ली है, वो मजीद इन्वॉल्व हो जाएगा। तो इससे पहले कि इस तरह का कोई इशू हो हम जो है वो इसको जरा ऑफर कराते हैं टर्किश को कि इस इशू के ऊपर रशिया से हेल्प ना लीजिए, हमसे ले, हम इसको सॉल्व कर देंगे। रशिया ने डिक्लाइन कर दिया।
सॉरी, ऑटोमन एम्पायर ने डिक्लाइन कर दिया। ऑटोमन एम्पायर ने जब डिक्लाइन किया तो वॉर डिक्लेयर होगी। ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस ने जो है ना वॉर लड़ी और उसको हरा दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, वेरी अनफॉर्चुनेटली, वॉर के दौरान जो है ना फ्रांस ने विड्रॉ कर लिया और ग्रेट ब्रिटेन जिन्होंने वॉर स्टार्ट की थी उन्होंने भी विड्रॉ कर लिया। अब देखें कि उन्होंने टर्की को हरा दिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्सेबल कोई सर्कमस्टांसेस हुए थे। आई थिंक फॉरेन मिनिस्टर डेथ हो गई थी ग्रेट ब्रिटेन की, इसलिए उसने विड्रॉ कर दिया, फ्रांस ने इस तरह विड्रॉ कर लिया। तो रशिया आ गया, उसने देखा कि टर्की जो है ना वो वॉर से थक चुका है, तो उसने आके अगेन ट्रीटी की और फाइनली इंडिपेंडेंट करवा लिया ग्रीक को। इस तरह ग्रीक इंडिपेंडेंट हुई। ये वाला ग्राफ अब ये देखें, पहले ये निकला हंगरी वाला, अब ये वाला आहिस्ता आहिस्ता स्क्वीज होता जाएगा। अच्छा, जैसे ही ये ग्रीक इंडिपेंडेंस होती है, इसके बाद एक नया इंटरनल ऑटोमन एम्पायर के अंदर इशू स्टार्ट हो जाता है। वो ये है कि जो इजिप्ट का बॉय है, इजिप्ट का जो गवर्नर था ऑटोमन एम्पायर के अंडर, सुल्तान महमद अली, वो ऑटोमन एम्पायर का जो किंग था उसका गवर्नर था इजिप्ट के अंदर, एक जस्ट गवर्नर एक इलाके का। उसने किंग के कहने पर ग्रीक की जो इंडिपेंडेंस है उसको लिमिट रखा था, यानी कि वैसे तो वो बहुत ज्यादा इलाका इंडिपेंडेंट करवाना चाहते थे, लेकिन उसकी लिमिटेशन रखी। इस सक्सेस के ऊपर उसने ऑटोमन एम्पायर के किंग से रिवॉर्ड मांगा कि मैं वैसे तो इजिप्ट का गवर्नर हूं, लेकिन मुझे कोई रिवॉर्ड भी दें। ऑटोमन एम्पायर के किंग ने अपने गवर्नर की इस बात को मानने से इनकार कर दिया। उस वक्त मेहमत ने इजिप्ट को जो है ना वो अपने अंडर कर लिया और उसको ऑटोमन एम्पायर के से अलग करने की कोशिश की। लेकिन टर्की अभी वॉर से और ग्रीक इंडिपेंडेंस से फ्री हुआ था, तो वो तो लड़ नहीं सकता था, उसने रशिया को बुला लिया कि आप मेरी हेल्प करो इसके अंदर। रशिया ने कहा ठीक है, कोई मसला ही नहीं, हम इसकी हेल्प करते हैं। रशिया ने हेल्प की मेहमत को खत्म करने में ऑटोमन किंग की, और बदले में कुछ गारंटीज दी अगेन, ताकि अपनी इन्फ्लुएंस को इंक्रीज किया जा सके। उसमें गारंटी चेक करें कि अगर कोई कंट्री रशिया के साथ वॉर करता है, कोई भी कंट्री अगर वो रशिया के साथ वॉर करता है, तो ये जो बॉस्फोरस है, ये वाला इलाका, ये स्ट्रेट, ये यहां से निकलने, ठीक है, ये जो राहदारी है इसको बंद कर दिया जाएगा फॉर द इंटरेस्ट ऑफ रशियन। ये बहुत बड़ी चीज थी। ग्रेट ब्रिटेन को जब पता लगा कि यार, यानी कि आप फिर तो रशिया पे अटैक करना ही बाय सी बहुत मुश्किल होगा अगर आप ये बंद कर देंगे यार, तो उन्होंने उस वक्त इन्वॉल्वमेंट प्रॉपर ग्रेट ब्रिटेन ने टर्की के पास उसके उसके साइड पे खड़े होकर कि ऐसी कोई गारंटी ना देना रशिया को। और एक और गारंटी थी कि रशियन फ्लीट जो है वो मेडिटेरियन सी के अंदर अंडर द सुपरविजन ऑफ ऑटोमन एम्पायर वो घूमते रहेंगे फ्री। ग्रेट ब्रिटेन को पता लगा ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उसने फौरन ग्रेट ब्रिटेन ने टर्की की यानी ऑटोमन एम्पायर की हेल्प करने का फैसला किया और ऑटोमन एम्पायर की हेल्प के लिए आ गया। उसमें क्या किया उसने, उसमें उसने जो ट्रीटी थी 1833 की, ये गारंटीज है, इस ट्रीटी को 1833 अनकाय स्केल्सी नामी को ट्रीटी थी, उसको चेंज किया
और रशियन की ये जो दोनों कंट्रीज वो मांग रहा था कि रशिया पे अटैक हो तो आपने ये वाली ट्रेड को बंद कर देना है, ठीक है, और हमें हमारी रशियन फ्लीट को फ्री जो है ना मूवमेंट होगी उसकी मेडिटेरियन सी, ये वाली गारंटीज को खत्म किया गया और एक और सेटलमेंट की गई, इसको सेटलमेंट ऑफ लंदन कहते हैं 1841 के अंदर, जिसके अंदर जितने भी गेन किया था रशिया ने ये सारा विड्रॉ कर लिया, रशिया भी मान गया ठीक है ये टू मच था वहां पे। अब फिर एक और वॉर होती है, क्रीमियन वॉर, बड़ी मशहूर है, 1853 से 1856 तक चलती रही है। बेसिकली हुआ ये यही वो टाइम है जब ऑटोमन एम्पायर को सिक मैन ऑफ यूरोप कहा गया। क्यों? अब देखें कि मुसलसल ईस्टर्न यानी कि ऑटोमन एम्पायर की वजह से मुसलसल जो है ना यूरोपियन सॉइल के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है या रशिया की इन्वॉल्वमेंट पड़ रही है, जिसका इफेक्ट हमें ग्रेट ब्रिटेन फ्रांस तक जाता हुआ नजर आता है। तो क्रीमियन वॉर के अंदर भी यही कुछ हमें देखने को मिलता है। इस वॉर के अंदर भी रशिया जो है वो डिमांड करता है कि आपने हमसे ट्रीटी की थी 1774 की, उस ट्रीटी के तहत आपने कहा था कि आप जो है वो जितने भी रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं ऑटोमन एम्पायर में उनकी हिफाजत का, उनकी प्रोटेक्शन जो है वो हमारे अंडर करेंगे। उसने कहा ऑटोमन यार ऐसी कोई चीज नहीं थी, इतनी ज्यादा इसमें नहीं थी, एक तफसीली सी बात है। जब ब्रिटिश को ये पता लगा कि ये ऑलरेडी 1774 की ऐसी ट्रीटी कर चुके हैं जिसमें इस तरह की कोई और चीज मेंशन है, यानी कि वो डायरेक्ट फिजिकल इन्वॉल्वमेंट देख रहे थे रशिया की ऑटोमन एम्पायर में, वो और शॉक्ड हो गए। उन्होंने फाइनली जो है वो किक आउट किया रशिया को यहां से और टर्किश का साथ दिया इस इशू पे। ट्रीटी ऑफ पेरिस इसको कहते हैं। इसके अंदर फिर ब्लैक सी को न्यूट्रलाइज कर दिया गया, वो रशिया से निकल गया और कोई वारशिप्स जो है ना वो ब्लैक सी में हमें नजर नहीं आएगी। इसी तरह डेन्यूब रिवर जो है, ये वाला रिवर आप देखें, ये रिवर, ये डेन्यूब रिवर द एम्पायर के बिल्कुल नॉर्थ में ये जाता हुआ ये सारा आ रहा डेन्यूब रिवर है और ये बड़ा फेमस रिवर है, ठीक है। ये रिवर जो है इसको इंटरनेशनलाइज कर दिया गया। आपने ईस्टर्न क्वेश्चन को, ये जो मैं ट्रीटीज बता रहा हूँ, पहले आपने इन ट्रीटीज को बारी बारी करके देखना है और जो जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ ये लिखते जाना है, फिर जाके आपको ये समझ आएगी, क्योंकि बार बार पिछले ट्रीटीज का भी रेफरेंस होगा, तो आपने सिर्फ सुनना नहीं है, इसको लिखते भी जाना है, ठीक है। और ये गारंटी की कि क्रिश्चियंस को हम टर्किश ही ट्रीट करेंगे, उसमें रशिया का कोई रोल नहीं। इसके बाद हमें नजर आता है कि जब यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और इटली हुई, वो प्योर नेशनलिज्म की बुनियाद पर हो रही थी। तो ऐसा नहीं है कि उसका इफेक्ट सिर्फ जर्मनी या जर्मन जो है वो अपने आप को एक नेशन समझते थे, या इटालियन, बाकी भी कंट्रीज अपने आप को एक नेशन समझते थे। तो जैसे ही ये यूनिफिकेशन होती हैं दोनों 1871 के अंदर कंप्लीट, उसके साथ ही हमें नजर आता है कि ये जो छोटे छोटे एरियाज हैं, बोस्निया, रोमेलिया, बल्गारिया, ठीक है, अर्जिगोनिया, सर्ब, बल्गेरियंस, यानी ये सारे मोन्टेग्रो, यहाँ पर डिफरेंट नेशनल्स, इन सब ने, इनके अंदर भी नेशनलिज्म की हमें वेव नजर आती है, और जो कि रशिया वेट कर रहा था। ग्रीक तो एक पार्ट है ना, वो तो ये सारे को इंडिपेंडेंट करना चाहता था और अपने एंटर करना चाहता था। तो जब ये उसको नजर आया कि इस यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और इटली का ये इम्पैक्ट हुआ है कि छोटी छोटी स्टेट्स तमाम
ये छोटी छोटी नेशन जो है ना वो अपनी आज़ादी की बात कर रही हैं, उसमें स्लेव्स भी है, मोंटेग्रू भी है, सर्ब्स भी हैं, बल्गेरियंस भी हैं, रोमालियंस भी हैं। उन सब ने ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ जो है वो रिवोल्ट नजर आता है। ये एक अगेन चैलेंज रहा। जब टर्किश ने यानी ऑटोमन एम्पायर ने उसको कठेर करने की कोशिश की तो रशिया ने कहा कि ऐसा मत कीजिए। उसने जब डिक्लाइन किया, उसने कहा मेरा इलाका जो मर्जी करूं मैं। रशिया ने वॉर स्टार्ट कर दी और इसी तरह ब्रिटिश भी उसमें इन्वॉल्व हो गया। तो रशिया जो है वो और ब्रिटिश ये दोनों में इन्वॉल्वमेंट नजर आती है। और फिर अगेन ऑटोमन एम्पायर हमें डिफीट नजर आया, डिफीटेड हुआ। इसमें ये ट्रीटी हुई, पीस ट्रीटी 1878 के अंदर, ट्रीटी ऑफ सेंट स्टीफेनो। 1878 की डेट याद रखना बस सीक्वेंस से। रशिया गॉट टू मच ऑफ फेवर्स। इसमें सर्बिया को उसने, मोंटेग्री को, रोमालिया को इंडिपेंडेंट करवा लिया, बल्गेरिया को म्यूनिसपैलिटी क्रिएट कर दी, यानी कि इंडिपेंडेंट तो नहीं है लेकिन वो ऑटोमन एम्पायर के क्लची से भी बाहर। और इसी तरह हर्जिकोनी और बोस्निया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात की गई, यानी थोड़ी सी वहां पर आज़ादी की बात की गई। डेन्यूब के अंदर कोई भी, डेन्यूब रिवर के अंदर कोई भी, हमें नजर आता है कि इस ट्रीटी के अंदर टर्किश फोर्स कोई भी नहीं होगी। और डार्डिनल्स, ये जो बॉस्फोरस वाला इलाका है, तो ये पीसफुल कॉमर्स के लिए ओपन रहेगा, यानी इस तरह की हमें नजर आती है। अनफॉर्चुनेटली अगेन ग्रेट ब्रिटेन को लगा इट्स टू मच फॉर द रशिया। उसने अगेन रशिया को फोर्स किया टू रीनिगोशिएट द ट्रीटी, और दोबारा से ट्रीटी को रीनिगोशिएट किया। इस रीनिगोशिएशन को, ट्रीटी ऑफ सेंट स्टेफेनो की रीनिगोशिएशन को हम बर्लिन सेटलमेंट का नाम देते हैं, 1978 के अंदर हुई थी। इसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस हमें नजर आती है कि सर्बिया और मोंटेग्री को सिर्फ इंडिपेंडेंट किया गया और बाकी टर्की को फुल राइट दिया गया, और कुछ हिस्सा ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर को भी दे दिया गया। रशिया ने जो कुछ गेन किया था इस पिछली ट्रीटी के तहत वो सारा लॉस। अब ये जो छोटी छोटी नेशन बन रही हैं, इंडिपेंडेंट हो रही हैं, बोस्निया हर्जिगोविना, इनके अंदर नेशनलिज्म मजीद बढ़ गई। इस नेशनलिज्म ने बेसिकली फुली रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिया विदाउट द हेल्प ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। उन्होंने सोचा यार ये हमारा क्यों फैसला कर रहे हैं ग्रेट ब्रिटेन, रशिया या ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर। हमें खुद आजाद होना चाहिए और हमें खुद लड़ना चाहिए ऑटोमन एम्पायर के अगेंस्ट। तो ये हमें बाल्कन क्राइसिस की फॉर्म में नजर आता है। ये फर्स्ट बाल्कन क्राइसिस है। इसके अंदर हमें नजर आता है कि ये डिफरेंट छोटी मोटी ये स्टेट्स हैं, ये इंडिपेंडेंट हो रही हैं, और इनके इंडिपेंडेंस होने की वजह से फर्दर इटसेल्फ इंटरनल चेंजेस भी आ रही हैं ऑटोमन एम्पायर में। वो इंटरनल चेंजेस क्या हैं? वो ये है कि अपार्ट फ्रॉम दीज नेशनलिस्टिक मूवमेंट्स ऑन द यूरोपियन सॉइल, जो कि उस वक्त ऑटोमन एम्पायर के अंडर था, डिस्पाइट दीज या अपार्ट फ्रॉम दीज, हमें ऑटोमन एम्पायर के अंदर सेल्फ एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन नजर आती है। वो ये है कि एक जमात खड़ी हो गई, एक मूवमेंट खड़ी हो गई यंग टर्क के नाम से, जो कि ऑटोमन एम्पायर के किंग के खिलाफ थी। यंग टर्क्स थे, वो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे। इसमें कमाल पाशा जो है वो लीड कर रहा था उनको। और कहा जाता है कि कमाल पाशा ने, यानी ये सारा जब ये था उस वक्त बड़ा लीड किया, और वो चाहते थे कि ये जो है ना रिफॉर्म्स की जाएं इस तरह की। हुआ ये, वो जो बाल्कन स्टेट्स थी ये सारी, यहाँ वाली ये सारी, इन सब के अंदर नेशनलिस्ट की
ये सारी आज लिथुआनिया, लिथुआनिया, बल्गेरिया, बेलारूस, ये सारे जो इलाके हैं, इन सब के अंदर हमें नजर आता है कि रिवोल्ट स्टार्ट हो गया और इन सब ने मिलकर फिर एक बाल्कन लीग बना ली, जिन्होंने फाइनली ऑटोमन एम्पायर के साथ वॉर लड़ी और खुद को सबको आजाद कर लिया। नाउ लुक एट दिस रेवोल्यूशन without any help from the Great Britain, Russia, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर, जो पिछले 500 साल से ऑटोमन एम्पायर का फैसला कर रहे थे कि किस तरह इसको डिसइंटीग्रेट करना है, विदाउट देयर हेल्प ये तमाम छोटी छोटी प्रिंसिपैलिटीज ने मिलकर एक बाल्कन लीग बनाकर ऑटोमन एम्पायर को हरा दिया। उसमें जाहिर है ये रोल है कि इंटरनल जो रिफॉर्मेशन हो रही थी ऑटोमन एम्पायर की, वो एक रीजन है। लेकिन आप देखें किस तरह उन्होंने खत्म कर दिया। लेकिन जैसे ही वो ऑटोमन एम्पायर से अपने आप को आजाद करते हैं, ऑटोमन एम्पायर अभी है क्योंकि वो डिसइंटीग्रेट होगा फुली आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 1। लेकिन जैसे उन्होंने अपने आप को अलग किया ऑटोमन एम्पायर से, वो आपस में लड़ पड़ेंगे ऑन द क्वेश्चन ऑफ किसको कितनी जमीन मिलेगी या उसका जो है वो स्टेट का जो उसकी स्टेट की बाउंड्री है, ये जोग्राफिक जो उसकी लोकेशन है या पोजीशन है वो क्या होगी, इस क्वेश्चन के ऊपर ये आपस में लड़ पड़े। इस सेकंड बाल्कन वॉर इसको कहते हैं, ये 1913 के अंदर हुई, पहली 1912 के अंदर हुई और एक साल बाद जब ऑटोमन एम्पायर से खुद को आजाद कर लेते हैं ये सारी स्टेट छोटी मोटी नजर आ रही होगी, फिर ये आपस में लड़ पड़े। ये सारी बेसिकली कहानी थी। इसके बाद हमें नजर आता है कि फिर ऑटोमन एम्पायर जो है वो जर्मनी का साथ देता है वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर, और जर्मनी जब हार जाता है तो अनफॉर्चुनेटली फिर ऑटोमन एम्पायर जर्मनी के साथ हुआ वही फिर ऑटोमन एम्पायर के साथ हुआ। फिर इसके ऊपर हमें देखने को मिला कि जो सब कॉन्टिनेंट की पॉलिटिक्स थी उसके ऊपर भी असर हुआ। इसमें इकबाल ने भी काफी अशार कहे, चाक कर दी तुर्के नादान ने खिलाफत की कुबा, साथ ये मुसलमान की देख गैर की इजारी भी देख, इस तरह के शेर कहे। नहीं तुझको तारीख से आगाही क्या, करने लगा खिलाफत की गदाई क्या, इस तरह के शेर कहे। और हम जानते हैं कि सब कॉन्टिनेंट की पॉलिटिक्स के अंदर खिलाफत मूवमेंट जो है वो इसी डिसइंटीग्रेशन, जब फाइनली वर्ल्ड वॉर 1 के रिजल्ट के अंदर डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ऑटोमन एम्पायर स्टार्ट होती है, क्योंकि लास्ट एम्पायर था मुस्लिम्स का, तो वो इसी तरह में नजर आती है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन जस्ट कमेंट, आई विल आंसर, और इसका रीडिंग मटेरियल भी मैं शेयर करता हूँ। ये आज का लेक्चर था जिसके अंदर हमें ओवरऑल नजर आता है कि किस तरह डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, और उस डिसइंटीग्रेशन की वजह से कौन सी स्टेट उस वैक्यूम को फिल करेगी, that was a major question you called Eastern question. Thank you so much. I hope you understand you all.